नमस्कार, मैं वैद्य रमन रंजन आज आपके बीच में जो चर्चा का विषय लेकर आया हूँ वह है सूख धान्य। और सूख धान्य से हम क्या समझें, तो सूख धान्य जो है हमारा जो भी अनाज हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, ये सब सूख धान्य के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से समझें कि सूख धान्य हमारा अन्न वर्ग का, जो हम 5 अन्न वर्ग हमारे संहिताओं में वर्णन है, सूख धान्य, समी धान्य, मांस, शाक, तुलाशयाना, ये जो 5 अन्न वर्ग हैं, इनमें जो अग्रज यानी जो सर्वोत्तम महत्तम रूप से जो प्रधान रूप से वर्णन है वह है सूख धान्य। यहाँ पर जो धान्य की जो चर्चा आई है, धान्य कहने का मतलब जो हमारे शरीर में पोषण को प्रधान रूप से रीति से धारण और पोषण प्रदान करने वाला जो अन्न होता है वह धान्य होता है। धान्य में मुख्यतः 2 वर्णन है, एक सूख धान्य और समी धान्य। सूख धान्य का वर्णन हम अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे और समी धान्य का चर्चा इस विषय पर हम अगले वीडियो में करेंगे। सूख धान्य जो हमारा प्रधानतम अन्न वर्ग का वर्ग है और अग्रज है, यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि यह जो पोषक तत्वों को एक दिशा प्रदान करने वाला होता है, इसको हम ऐसे वैदिक अर्थ में सूख का अर्थ समझ सकते हैं। और धान्य जो होता है वह हमारे जो शरीर में जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसका जो प्रसाद भाग या पोषक तत्व जो बनता है उसको उससे अलग करने वाला, उसको अलग करके फिर प्रसाद भाग को आगे बढ़ाने वाला जो आहार वर्ग है प्रधान रूप से, वह सूख धान्य है। तो सूख धान्य का मुख्य कार्य क्या है, तो यह आहार रस में अन्न के प्रसाद भाग को आगे पोषक तत्व को उससे निकालकर उस आहार रस का भाग बनाने वाला जो आहार वर्ग है वह सूख धान्य है। ऐसे स्थूल रूप से हम अगर ऐसे इसको समझना चाहें कि सूख धान्य में आम लोग कैसे समझें, तो जो भी हम ऐसा समझते हैं कि जिस अनाज के ऊपर एक लेयर होता है, जैसे धान है, धान के ऊपर एक लेयर है, इसलिए उसको सूख धान्य के अंतर्गत समझते हैं। ऐसा स्थूल रूप से हम समझ सकते हैं। और हमारे जो संहिताओं का में जो वर्णन है सिद्धांत और जो मूल प्रयोजन है दिघम जीवितीय, यानी शतायु जीवन प्राप्त करना, यह शतायु जीवन प्राप्त करना कैसे संभव है, तो उसमें एक आहार का भी महत्व है। तो हमें शतायु जीवन जीने के लिए इस प्रकार के जो आहार वर्ग का वर्णन आया है उसका हमें सुचारू रूप से सेवन करना है। तो इसके में सबसे अग्रज भूमिका निभाता है वो है सूख धान्य। यानी हम जो असित, खादित, लीढ़ या पित्त जो भी आहार या अन्न ग्रहण करते हैं उसमें से निहित रूप से जो प्रसाद भाग है, उपयोगी पार्ट है, उसको समझें, उसको एक आगे तक बढ़ाने वाला या आहार रस का भाग बनाने वाला जो भाग होता है वो आहार वर्ग सूख धान्य आहार वर्ग है। हमने अभी यह देखा कि सूख धान्य का प्रधान रूप से क्या कार्य है हमारे शरीर में। अब हम आगे यह देखेंगे कि यह इस सूख धान्य में जो भी अनाज का वर्णन है या जो भी अन्न का वर्णन है संहिताओं में, उसको हमें किस अनुरूप लेना चाहिए और उसके क्या क्या कार्य हैं और हमें कौन सा अनाज हमारे लिए अनुकूल है, उसके अनुसार ही हमें उस अनाज का सेवन करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सूख धान्य की, तो उसमें प्रधानतम रूप से यह कहा गया है कि साली प्रकार का जो धान्य होता है वह इन धान्यों में भी सर्वश्रेष्ठ है। और उसमें मुख्य रूप से रक्तशाली और पुंडरिक जो भेद हैं साली के, उनका वर्णन मिलता है। रक्तशाली जो होता है रक्त वर्ण का होता है और पुंडरिक जो होता है वो सफ़ेद रंग का, सफ़ेद कमल के समान उसका वर्ण होता है। और जो हम बासमती चावल या इसकी जो चर्चा करते हैं वह इस साली के अंतर्गत ही आता है, यानी वो पुंडरिक वाला पार्ट है, यानी वो सफ़ेद पार्ट है। जैसे साली चावल जो है वो पानी से भरपूर जमीन जहाँ पर होता है वहाँ वह पक होता है, तो उसको हम साली वैरायटी के अंतर्गत रखते हैं। और सस्टिक कहने का मतलब
60 दिन में, षष्ठी का मतलब होता है 60, यानी 60 दिन में जिसका धान्य जो है वो पक्व होता है वह षष्ठिक चावल कहलाता है या षष्ठिक धान्य कहलाता है। इसके भी भेद शतपुष्प, प्रमोदक आदि भेद वैरायटी मिलते हैं जो विभिन्न प्रदेशों में उसकी उत्पत्ति होती है। उसका एक तीसरा वैरायटी है व्रीहि धान्य। व्रीहि धान्य भी जो है वो वर्षा के पानी में चिरकाल तक परिपक्व होता है और इसमें मुख्य रूप से जो वैरायटी अभी अवेलेबल है वो कृष्ण व्रीहि, यानी काला, कृष्ण का कहने का मतलब काला वर्ण। तो जो काले वर्ण के जो चावल होते हैं वो कृष्ण व्रीहि का ही वैरायटी है। और कुक्कुट अंडक, यानी कि वो चावल का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। ये हम अभी साउथ इंडिया के कुछ राज्यों में इसकी वैरायटी अभी मिलती है। और इसमें तीनों वैरायटी में साली, षष्ठिक और व्रीहि में साली सर्वश्रेष्ठ है, मध्यम में षष्ठिक है और व्रीहि को अवर, यानी कि तीनों में सबसे ये माना गया है, अवर माना गया है। अब हम देखें कि सुख धान्य का सामान्य कर्म क्या है, क्या उसका शरीर पर क्या प्रभाव होता है। तो जो सुख धान्य होते हैं वो अगर समानता कहें तो वो मधुर रस वाला होता है और शीत स्निग्ध गुण वाला होता है और उसका जो विपाक होता है वो मधुर होता है। और यह कोष्ठ में अगर इसकी कहें बात तो यह क्रिया बहुलता या क्रिया बहुल कर करने वाला इसका प्रभाव होता है कोष्ठ में। यानी क्रिया कहने का मतलब यह वात की बहुलता को करवाता है जिससे कि जो कोष्ठ में जो इसकी क्रिया है, गति है, वह नियमित रूप से हो सके। साथ ही यह इसका प्रभाव अगर देखें अंगों पे तो यह वृहन कारक होता है, शुक्र और मूत्र को वृद्धि करने वाला होता है, बहुल करने वाला होता है और अल्पबद्ध पुष्कर होता है। यानी इसको हम ऐसा समझें कि यह पुरुष को बांधने वाला नहीं होता है, अल्पबद्ध पुष्कर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। और वृहन कहने का मतलब यह हमारे सभी धातुओं को पोषण प्रदान करने वाला और यानी वृहन कारक होता है। षष्ठिक साली जो गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण का होता है, इसका जो मुख्य प्रभाव होता है वो स्त्री कर होता है और ग्राही होता है। ग्राही का अर्थ यह है कि यह हमारे जो कोष्ठ हैं या जो हमारे आंत हैं उसमें महत्तम समय तक हमारे जो पोषक तत्व है उसको धारण करने के लिए, यानी जो एक समय होता है उसको यह प्रदान करने वाला अन्न होता है षष्ठिक चावल। तो और इसका जो गुण होता है वो शीत स्निग्ध और अगुरु होता है। अगुरु कहने का मतलब यह अगुरु है, यानी कि ज़्यादा भारीपन या उसको उत्पन्न नहीं करेगा यह षष्ठिक चावल। यहाँ पर एक सवाल प्रश्न जो हमारे सभी के मन में रहता है कि हम प्रमेह में या आज हम देखते हैं कि डायबिटीज़ होता है, प्रमेह होता है, तो उसमें चावल तुरंत बंद करवा दिया जाता है। यानी कि हम चावल से यह समझते हैं कि चावल जो है वह प्रमेह को बढ़ाने वाला है या प्रमेह कारक है, लेकिन हम सिद्धांततः ऐसा देखें तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि प्रमेह को बढ़ाने में चावल एक भूमिका निभाने वाला द्रव्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ऐसे भी अगर देखें तो जो हमारे भारत का जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसका लगभग 60 से 70% अगर कहें या उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन का मुख्य आहार या अनाज वो चावल ही है। तो इसमें कहीं भी हमें यह देखने को नहीं मिलता है कि जो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं उनमें प्रमेह या डायबिटीज़ बहुलता से मिलती है, और जो गेहूं या अन्य अनाज को सेवन करते हैं उसमें प्रमेह की संख्या या उसमें जो प्रमेह की उपलब्धता है वह कम मिलती है, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद हम जो अनाज की चर्चा करेंगे वह है गेहूं या उसको हम गोधूम कहते हैं। गोधूम जो होता है वह जो हमारे कोष्ठ में जो वात होते हैं या कहें कि क्रिया को
क्रिया की वृद्धि को सम करने वाला होता है, या एक कहे कि उसको सम बनाकर क्रियाओं को कराने वाला जो होता है वह गेहूं होता है। और इसका जो रस होता है वो स्वादु और गुण शीत स्निग्ध और गुरु होता है। चावल और गेहूं में ये अंतर है कि चावल का जो गुण होता है वो अगुरु होता है और गेहूं का जो गुण होता है वह गुरु होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है चावल और गेहूं के गुणों में। और गेहूं का भी विपाक जो होता है वो मधुर होता है। और इसका जो अंगों पर प्रभाव देखते हैं उसमें यह धातु को घन करने वाला होता है और समवायता और अनुवर्तन को करने वाला होता है। समवायता और अनुवर्तन से हम यह समझे कि जो हमारे सभी अंगों में या शरीर में जो पोषण प्रणाली है उसको करने वाला, और जो समवायता यानी जो हमारा शरीर का जो ढांचा है जो बना हुआ है उसको भी एक सम बनाने वाला, उसमें गेहूं एक महत्वपूर्ण अनाज है। और यह धातु के पोषण में वृद्धि करने वाला होता है, यानी सभी धातुओं को पोषण करने में एक अग्रज धान्य है या अनाज है। और नवीन धातु को उत्पन्न करने वाला होता है, यानी इसी गुण के कारण हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, या हम अपने जो पेशेंट्स हैं या रोगी हैं या आम लोग भी हैं तो उनको जब हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं तो यह ध्यान देते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो कितना ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है। तो फिजिकल एक्सरसाइज जो ज़्यादा करते हैं उनके लिए प्रेफरली गेहूं ज़्यादा बेहतर है, और जो जिनकी फिजिकल एक्सरसाइज कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, वैसे व्यक्ति के लिए चावल ज़्यादा श्रेष्ठकर है, क्योंकि चावल में अगुरु गुण है और गेहूं में एक गुरु गुण है। तो इसका हमें निश्चित रूप से सेवन करने के पहले इन गुणों का ध्यान रखना है। अगला जो हमारा अनाज है वह है जौ, जिसको बार्ली भी हम कहते हैं, बार्ली के नाम से ज़्यादा फेमस है। और धीरे धीरे जौ हमारे जो प्रचलन में है वो सिर्फ औषधि के रूप में हम लेते हैं, या जब हमारा लगता है कि बहुत लघु भोजन लेना है या इस प्रकार से, तभी हम उसका सेवन करते हैं। लेकिन जौ भी जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है, और इसका जो प्रभाव होता है वह सबसे बड़ा ये है कि इसमें रुक्षता गुण होने के कारण यह क्लेद को कम करने वाला होता है, क्लेद को कम करने वाला होता है, और धातुओं को रस के साथ जोड़ने वाला होता है। धातुओं को रस के साथ जोड़ने वाले गुण होने के कारण यह महत्तम स्थिति तक धातु का पोषण कर सकता है, और जो अनाज का सामान्य गुण है समवायता और अनुवर्तन को ये महत्तम स्थिति तक पहुंचाने वाला, वह इस अनाज में भी वह गुण है। साथ ही साथ यह मूत्र और मेद का शोधन करता है। मूत्र और मेद का शोधन करने के कारण भी हम जब प्रमेह में प्रिस्क्राइब करते हैं जिस अनाज को, तो उस केस में जब को किया जाता है, क्योंकि यह क्लित्ता को कम करता है, मूत्र और मेद का शोधन करने वाला होता है और अगुरु गुण वाला होता है। साथ ही साथ प्रतिश्याय या पीनस के हैं, जिसमें कि हमेशा नाक से पानी बहना या क्रोनिक इस प्रकार से हो गया है, तो उस केस में भी, प्रतिशाय के केस में, श्वास के रोग में, या गले का बीमारी जो बहुत क्रोनिक हो गया है, त्वचा का रोग है, इन सब रोगों में भी जौ का सेवन विशेष रूप से करवाया जाता है। इसी प्रकार अगला अनाज जो हम देखते हैं उसमें कोदरब, श्यामा, ज्वार आदि अनाज आते हैं। यह भी अनाज जो होता है वह लघु, इसमें एक गुण होता है। लघु गुण होने के कारण यह हमारे लिए सभी पोषक तत्वों को महत्तम स्थिति तक, जो वांछित हमारे लिए ज़रूरी है, उनको सभी धातुओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। साथ ही साथ यह जो आहार द्रव्य है वह क्लेद को कम करता है, क्लेद को घटाने वाला होता है। धातुओं में जो क्लेद उत्पत्ति होती है
उसको हरास करने वाला होता है। तो इसलिए यह जो अनाज है इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और इसका जो रस होता है वह कषाय और मधुर रस होता है। अभी तक जो हमने अनाज देखा उनका जो रस था वो लगभग मधुर या स्वादु था, लेकिन इसमें कषाय और मधुर रस की उपलब्धता होती है। और लघु गुण होने के कारण हम इसका सेवन कई जो क्लेद कारक जो रोग होते हैं, जिसमें क्लेद की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, उसके जो मूल कारण क्लेद होते हैं, जैसे प्रमेह हो गया या स्थूलता हो गई, या आजकल बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, इन सब रोगों में इस प्रकार के अनाज का सेवन निश्चित रूप से फलदायी सिद्ध हो सकता है। इसके बाद जो कोदरब में एक और गुण होता है वो होता है बीज को हरने वाला होता है। यानी निश्चित रूप से जब यह क्लेद को कम करता है तो और बीज को हरने वाला होता है। बीज कहने का मतलब जो हमारे धातुओं में जो ह्रास उत्पन्न करने वाला होता है, उसके गुण के कारण बीज जो है धातुओं का ह्रास करता है, और यह कोदरब जो होता है उसको नाश करने वाला होता है, यानी बीज का हरण करने वाला होता है, नाश करने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार का अनाज को हम सेवन कर सकते हैं। और भी कई अनाज हैं जैसे कांगू कहते हैं या चीना कहते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन इसका भी बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसमें लघु गुण होने के कारण इसका हम प्रयोग करते हैं। और कांगू में जो होता है एक ग्राही गुण होता है। ग्राही गुण होने के कारण, या मैंने पहले भी चर्चा में बताया कि ग्राही गुण होने के कारण यह आंतों में या कहें कि कोष्ठ में वहाँ पर महत्तम स्थिति तक या महत्तम समय तक पोषक तत्व की उपलब्धता करवा के रखता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व धातुओं को मिल सके। तो इस प्रकार यह अनाज में गुण होता है। अभी कई अनाज ऐसे हैं जिनका वर्णन हमारे संहिताओं में मिलता नहीं है, या हम कहें कि वह मूल रूप से हमारे भारतीय मूल का वह अनाज नहीं है। जैसे कि मकई हो गया, जिसको मक्का कहते हैं, बहुत ही प्रचलन में है, कॉर्नफ्लेक्स के नाम से आज उसकी मार्केटिंग हो रही है, और मक्के की रोटी और इन सब चीज़ों का प्रयोग प्रचलन में है और बहुत आयत रूप से है। लेकिन मकई जो है हमारा मूल रूप से भारतीय अनाज नहीं है। इसी प्रकार से जो ओट्स है, ओट्स भी हमारा मूल रूप से भारतीय अनाज नहीं है। ओट्स जो भी इंपोर्ट होकर बाहर से आ रहे हैं, मार्केटिंग होकर आ रहे हैं, वो मूल रूप से यूरोप के देशों का उत्पत्ति वाला अनाज है। और इसी प्रकार से बाजरा भी जो हमारा मूल अनाज नहीं है, भारतीय मूल अनाज नहीं है। बाजरा भी की उत्पत्ति अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, और उसी प्रकार से मकई की भी उत्पत्ति लैटिन अमेरिका उस कंट्री से है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब यह है कि जो हमारा भारतीय मूल का जो अनाज है उसी का सेवन करें, वो हमारे लिए ज़्यादा अनुकूल होगा। क्योंकि अभी अगर ओट्स की बात करें तो ओट्स की उत्पत्ति होती है ठंडे प्रदेशों में, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो वहाँ जो उत्पत्ति हो रही है वो ठंडे प्रदेश में हो रही है। तो और हम यहाँ ठंडे प्रदेश में उत्पन्न होने वाले जो अनाज है उसका हम सेवन आज यहाँ पर उष्ण, हमारा जो देश है वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा उष्णता रहती है, वहाँ कर रहे हैं। तो हम ये इससे यह समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं हो सकता है। और पहले ही जैसे मैंने बताया कि हमारे जो संहिताओं हैं उनका जो मूल प्रयोजन है या जो सबसे पहला जो सिद्धांत है यही है कि दीर्घम जीवितीय, यानी कि हमें शतायु जीवन जीना है। तो शतायु जीवन जीना है तो हमें जो जहाँ पर का जो अनाज है, जहाँ जिसकी उत्पत्ति हो रही है, जहाँ पर उसका सेवन करना है, उसी स्थान पर उसका हम सेवन करें तो हम शतायु जीवन को प्राप्ति में या दीर्घम जीवितीय जो जीवन है उसको लंबी आयु करने में वह एक सहायक सिद्ध हो सकता है। इस चर्चा के बाद हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जो अनाज हैं, जो हम अभी सुख धान्य में कई प्रकार के अनाजों का चर्चा किए, उस अनाज में हम किस ऋतु में कौन सा अनाज किस समय लें,
तो चावल एक ऐसा अनाज है जिसका हम सेवन सुबह या दोपहर, रात, शाम कभी भी उसका अनाज के रूप में सेवन किया जा सकता है। लेकिन गेहूं जो गुड़ू होता है उसका सेवन हमें दोपहर काल में करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा समझ सकते हैं कि दोपहर में जो अग्नि का जो बल होता है वो प्रबल होता है और स्वाभाविक रूप से उसमें पित्त का वृद्धि वाला काल होता है। तो उस समय हमें गेहूं का सेवन करना चाहिए। और शाम काल में अगर आपको दूसरा अनाज का सेवन करना है तो कोदरब, श्यामक, ज्वार, इन सब अनाजों का सेवन करें। चावल ही एक ऐसा अनाज है जो हम किसी भी काल में सेवन कर सकते हैं। उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में भी हमें गेहूं का सेवन दोपहर काल में ही करना है और श्यामक, ज्वार और कोदरब इन सब का उपयोग कम मात्रा में, अल्प मात्रा में सायं में कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में भी गेहूं का उपयोग दोपहर में ही करना है। चावल का प्रयोग हम किसी काल में भी कर सकते हैं और कोदरब, श्यामक, ज्वार का प्रयोग सायंकाल में करना है। तो इस प्रकार से हम जो हमारा जो सुख धान्य का जो वर्ग है उसमें जो अनाज आते हैं उसका प्रयोग हमें युक्तिपूर्वक और अपनी प्रकृति को देखते हुए, अपनी जो क्या हम कार्य कर रहे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, इसको देखते हुए और कौन सा रोग से हम ग्रसित हैं और किस प्रकार के विकार से हम ग्रसित हैं, उसको देखते हुए ही हमें अनाज का सेवन करना चाहिए। और निश्चित रूप से यह समझना चाहिए कि अनाज जो है, जो सुख धान्य में वर्णित जो अनाज है, वह हमारे पोषक तत्वों को हमारे शरीर में महत्तम स्थिति तक पहुंचाने वाला होता है, धातुओं तक पहुंचाने वाला होता है, अंगों तक पहुंचाने वाला प्रधान रूप से यह आहार वर्ग है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें युक्तिपूर्वक अनाज का सेवन करना चाहिए। धन्यवाद।